नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा था कि 66 बीपीएससी के नोटिफिकेशन आने के बाद मैं बीपीएससी प्री के लिए एक टेस्ट प्रोग्राम शुरू करूँगा। सिविल सर्विस स्पोर्ट टीम की ओर से यह प्रोग्राम आज से शुरू किया जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टेस्ट पेपर से संबंधित जो भी सूचनाएं अगर वीडियो अपलोड की जाती है तो उसकी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह जो टेस्ट प्रोग्राम होगा यह साप्ताहिक होगा, अर्थात 7 दिन पर एक टेस्ट पेपर का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप अनिवार्य रूप से इस प्रोग्राम में भाग लें और अपने आप का असेसमेंट कर सकें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है या फिर आपकी तैयारी में कहाँ चूक हो गई है, कहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, आदि चीज़ों का जो है वह सही तरीके से आप मूल्यांकन कर पाएंगे और उसके बाद अपनी तैयारी को जो है एक ठीक रास्ते पर, सही रास्ते पर ले जा पाएंगे, जो कि आपकी सफलता को सुनिश्चित कर पाएगा। तो चलिए अब हम टेस्ट पेपर पर डिस्कशन जो है शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इसकी ऑप्शन ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, ऑप्शन बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 19% जनसंख्या है। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, क्योंकि हम देखें कि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.7% 16.7% जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी, क्योंकि यह 16.7% के निकट है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विस्तृत है। ऑप्शन ए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन बी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच। ऑप्शन सी है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देखें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा
वह ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने गांव हैं। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6,30,000, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी 7 लाख और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 6,30,000। भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार लगभग 6,40,930 गांव हैं। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है। एक बार फिर सुने, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। एक बार फिर सुने, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखें, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई एक से अधिक। देखें कि कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, दिल्ली इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसकी चर्चा अभी अभी मैंने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। एक बार और सुने, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन बी 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री उत्तर। यह जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमारा उत्तर होगा दिल्ली। देखें कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि है वह बढ़ने लगती है और
और जैसे जैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे दिनों की अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ जाती है। इसका क्या कारण है कि कर्क से उत्तर जाने पर जो है वह दिन की अवधि बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है सूर्य जो है अपने उत्तरायण में जो है वह उत्कर्ष पर होती है या सर्वोच्च बिंदु पर होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन ए 4.5 घंटे, ऑप्शन बी 5.5 घंटे, ऑप्शन सी -4.5 घंटे 5.5 घंटे, ऑप्शन डी -4.5 घंटे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 5.5 घंटे। देखें कि जैसे जैसे हम ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि बढ़ती जाती है, समय जो है वह बढ़ता जाता है। यही कारण है कि भारत जो है वह 82.5 डिग्री पर स्थित है, जो कि भारत का मानक समय है, और यह जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है वह आगे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी प्रयागराज, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा प्रयागराज। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रयागराज के जगह पर पहले इलाहाबाद लिखा जाता था, अब जो है इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। दूसरी बात कि यह जो है वह प्रयागराज के नैनी से होकर यह जो देशांतर रेखा है वह गुजरती है, और यह जो है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिए, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय की जो है देशांतर रेखा वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप ध्यान रखिए, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? ऑप्शन ए 1 घंटे, ऑप्शन बी 2 घंटे, ऑप्शन सी 3 घंटे, ऑप्शन डी ये हाफ घंटे 1/2 घंटे, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यह जो है दोनों के समय में जो है 2 घंटे का अंतर देखा जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? जिसकी चर्चा अभी मैंने की थी। ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो देखें, अभी मैंने चर्चा की कि यह जो है
यमोत्तर रेखा वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। और इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान में रखें कि इसका जो है PDF वह डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन जो है वह बना सकते हैं। वीडियो और हार्ड कॉपी भी, सॉफ्ट कॉपी भी वहाँ मौजूद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी पॉइंट कालीमेरे, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। देखें कि भारत के 4 सुदूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट जो है वह 4 हैं। पहला है सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, वह है उत्तरी कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा हमारा है सुदूरस्थ बिंदु, दक्षिणी बिंदु, वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है, एवं मुख्य भूमि पर जो है वह कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तीसरा है सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट, वह है गौर माता, जो कि गुजरात में है। और चौथा बिंदु जो है वह सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु है, वह है कीबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान में रखें कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यों का निम्न में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ऑप्शन ए असम और राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी असम और गुजरात, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह गुजरात, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा भी की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1862, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन ई, आप एक चीज़ ध्यान रखें, मानकर चलें कि ऑप्शन ई भी मौजूद है, कहीं कहीं छूट गया है लिखना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर 1 से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1862, सॉरी ये 1892 होना चाहिए, ऑप्शन बी में, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, गलती से 1862 लिखा गया, ठीक कर लीजिएगा। तो 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई और इसी के तहत जो है बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। लेकिन
एक बात का इसमें ध्यान रखें, बजट पर बहस करने की छूट तो दी गई, शक्ति तो दी गई, लेकिन अब भी मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। और इसके साथ ही कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की हालांकि इसमें अनुमति दी गई थी। तो इससे ऑप्शन बी को ठीक कर लीजिएगा, 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1946, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखें कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश से पूछा जा सकता है, ध्यान में रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। भारत के क्वेश्चन मिस हो गया है। भारत के संविधान सभा के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वह संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय द्वैध शासन की स्थापना की गई और इसी अधिनियम के तहत देखें कि एक नए अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई तथा इसके साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया एवं प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से पढ़ें और खुद भी अपने मन से बनाने की कोशिश करें और चेक करें कि आप कितने क्वेश्चन को सही से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ऑप्शन ए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। ऑप्शन सी, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन डी, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखें, हमारा जो पहला ऑप्शन है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यह बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखें कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, ये देखें कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसकी चर्चा जो है 1909 में इसकी चर्चा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखें, सॉरी, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन डी देखें कि प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 में इस बात का प्रावधान किया गया था। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन ई होगा, एक से अधिक। ए भी सही है और सी भी सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ऑप्शन ए, भारतीय काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 द्वारा। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। देखें कि 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। एक राज्य परिषद जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो कि 5 वर्ष के लिए होता था, और उसके 60 सदस्यों में से 34 सदस्य जो थे वह निर्वाचित होते थे और 26 सदस्य मनोनीत होते थे। और दूसरा था निचला सदन, जिसे केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और यह जो था इसका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होता था और उसके कुल 144 सदस्य थे, जिनमें से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1961। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखें कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निर्गत की गई थी, या अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई थी। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शन डी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1961। तो भारत सरकार अधिनियम 1961 के तहत जो है वह गवर्नर जनरल को
अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर संविधान के संदर्भ में पूछा जाए तो कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो वह है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? जहाँ भी नहीं, केवल इस प्रकार के शब्द मिले वहाँ पर आप अंडरलाइन ज़रूर कर दें ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। ऑप्शन ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ऑप्शन बी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ऑप्शन सी, वह बहुदलीय निकाय थी। ऑप्शन डी, अनेक समितियों के माध्यम से इसने कार्य किया। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा ऑप्शन होगा ई, एक से अधिक। देखें कि ऑप्शन ए भी सही है, जिसमें कहा गया है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह जो है यह गलत है, यह गलत है ऑप्शन, क्योंकि इसके संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। और दूसरा ऑप्शन जो है वह भी गलत है क्योंकि वह कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वह गलत है। और पूछ रहा है दोनों सही है, क्योंकि पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी जो है वे सत्य नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा ले पाना संभव हो पाया? चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1833। देखें कि 1833 के एक्ट में कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेना के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए सत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा इनमें से किस प्रावधान के तहत किया गया था? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है वह शक्तियों का
बंटवारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ए, संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी, प्रांतीय गवर्नर को, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन 1946 में, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था और इस संघ का निर्माण जो है वह ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलकर होना था। हालांकि यह जो व्यवस्था है वह लागू नहीं हो सकी थी। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति थे, सभापति ने उपसभापति थे। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और इसका जो अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष वायसराय को बनाया गया था। कार्यपालिका परिषद का अध्यक्ष जो है वह वायसराय को बनाया गया था, जबकि उपाध्यक्ष या उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन 1909, ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि अधिनियम 1935 के तहत ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय शासन व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बायोलॉजी से है। देखें कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? एंजाइम, हार्मोन,
आरएनए, डीएनए, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए। देखें कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए केंद्रक में उपस्थित डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड उत्तरदायी होता है और यही आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन B1 संतरा, ऑप्शन बी विटामिन डी कॉड यकृत तेल, ऑप्शन सी विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, ऑप्शन डी विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B1 संतरा। यह जो है वह गलत है, क्योंकि संतरा में जो है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वह सही है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल सही है, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल सही है, ऑप्शन डी विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा ये सही है, जबकि विटामिन B1 संतरा गलत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्न में से किस एक का बहुलक है? किस एक का बहुलक है? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरोप्रीन, ऑप्शन डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। देखें कि टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक संश्लिष्ट फ्लोरोपॉलीमर है। यह मानव निर्मित बहुलक है जिसका प्रयोग जो है वह कढ़ाइयों या फिर खाना पकाने के बर्तनों में न चिपकने वाले लेप के रूप में यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। ऑप्शन ए यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी फिनॉल एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन डी मेलामीन एवं फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड। देखें कि बेकेलाइट फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड का एक संघनित बहुलक है या फिर पॉलीमर है। यह एक थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेसिन होता है जो फिनॉल के फॉर्मल्डिहाइड से एलिमिनेशन प्रतिक्रिया कर बनता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? निम्न में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन D2, ऑप्शन बी विटामिन D3, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B6, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन
ए विटामिन D2। विटामिन D2 को ही अर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है और यह जो है अस्थियों एवं दांतों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिजैविक है? ऑप्शन ए क्विनीन, ऑप्शन बी सल्फागुआनिडीन, ऑप्शन सी क्लोरेम्फेनिकोल, ऑप्शन डी एस्पिरिन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। मित्रों, एक चीज़ का ध्यान रखें कि बायो का क्वेश्चन जो है वह प्रीवियस कुछ वर्षों में पूछा गया है, उसी को मैंने फिर से दोहराया है ताकि हो सकता है कि अगर रिपीट हो जाए तो आप उसको सही से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोरेम्फेनिकोल। यह जो है एक प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। देखें कि इसका उपयोग जो है जीवाणु जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः है ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी ब्यूटेन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ई एक से अधिक, क्योंकि घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में जो प्रयोग किया जाता है वह ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई एक से अधिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को हटाता है ए स्कंदन द्वारा, बी अधिशोषण द्वारा, सी पाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन डी परासरण द्वारा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि साबुन ग्रीज को पाइसीकरण द्वारा हटाता है। पाइसी कारक के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता के कारण ही साबुन को एक उत्कृष्ट अपमार्जक माना जाता है और पाइसीकरण एक तरल को दूसरे अति श्रेणीय तरल से छितराने में समर्थ होता है। इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी पाइसीकरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है और देखें कि इस प्रक्रिया में निकेल का उपयोग उत्प्रेरक या कहें कैटेलिस्ट के रूप में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फेफड़े में, ऑप्शन डी गुर्दे में, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए लीवर में, यकृत में। देखें कि विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन ए ही नहीं, विटामिन ए, डी, ई एवं के जो हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी
जल में घुलनशील विटामिन है, यह भी पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो विटामिन ए जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। जब शरीर को विटामिन ए की आवश्यकता होती है तो लीवर द्वारा इसे उत्सर्जित किया जाता है और जहां इसकी आवश्यकता होती है वहां इसे भेज दिया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इतिहास से हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी मिंडीगाक से, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। और एक चीज़ और मित्रों ध्यान रखें कि अगर एक साथ दो ऑप्शन होता, मेहरगढ़ और लहुरा देव, तो हमारा आंसर होता लहुरा देव, क्योंकि नवीनतम जो खोज हुआ है उससे पता चला है कि हमारा जो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह लहुरा देव से मिला है। और यह लहुरा देव जो है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवडा टोली किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ऑप्शन एफ, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो नवडा टोली जो है वह मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखें, नवडा टोली जो है वह मध्य प्रदेश में है और यह एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के पास स्थित है। यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर। इसके अलावे जो है यहाँ के घरों में फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था और यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के होते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ, डी अमरावती और ई इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी भीमबेटका। और यह भी पूछा जा सकता है कि भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है और भीमबेटका जो है यहाँ शैलाश्रय एवं गुफाएं हैं, इसलिए यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। किस लिए? तो चित्रकला के लिए, ध्यान में रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। ए हस्तिनापुर, बी अहिछत्र, सी नोह, डी लाल किला, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा हस्तिनापुर, ऑप्शन ए। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा जो है संभवतः उस संस्कृति कौन सी? तो गैरिक मृदभांड पात्र, तो उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड की संस्कृति भी कहा जाता है। और इसके साक्ष्य जो हैं पहल कहाँ मिले थे? तो हस्तिनापुर में, इसीलिए गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो है हुआ था कहाँ? तो हस्तिनापुर में, ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल
को भी समाधान से प्राप्त हुआ था? ए बुर्जहोम, बी कोल्डिहवा, सी ब्रह्मगिरी, डी संगनकुल्लू, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बुर्जहोम। अब यह भी पूछा जा सकता है कि बुर्जहोम कहाँ है, तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी भोपाल। यह भी पूछा जा सकता है कि यह राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है? ए संस्कृति पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी धर्म पर, डी विज्ञान पर, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ एक शब्द ध्यान दें, मुख्यतया पूछ रहा है। तो मुख्यतया पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृति पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड जो है वह आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है, या फिर आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना गया है। सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सका है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए आद्य ऐतिहासिक काल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। कहने का मतलब है कैसे पता चल, आखिर क्या किसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है गैर आर्य सभ्यता थी? तो ऑप्शन ए है वह नगरीय थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी उसका विस्तार नर्मदा तक थी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि अगर हम आर्य की बात करें तो उसकी सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए उन्हें लिपि का ज्ञान था, ऑप्शन बी वे लोहे का अस्त्र बनाते थे, ऑप्शन सी काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड, ऑप्शन डी लिपि भाव चित्रात्मक थी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई। देखें, पहला ऑप्शन कह रहा है उन्हें लिपि का ज्ञान था, यह सही है। यह अलग बात है कि उनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन ज्ञान उन्हें था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वे लोहा का अस्त्र बनाते थे, यह गलत है।
हमारा तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि काले रंग से चित्रित धूसर मृदभांड